साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। अभी इस वक्त चूँकि सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस है और इस अवसर पे, इस पावन अवसर पे आज हम उपस्थित हुए हैं रामपुर वैना ग्राम में। यह रामपुर वैना ग्राम परासी थाना के अरवल जिला में पड़ता है और यहाँ पे बहुत बड़ा बुद्ध विहार का निर्माण का कार्य चल रहा है और बहुत बड़ा प्रांगण है और सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई हजार लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह उसका भी दृश्य हम दिखाएंगे इस वीडियो में, आप वीडियो के साथ बने रहें। और सदस्य सम्राट अशोक क्लब के यहाँ सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों से इस विषय पे बात करते हैं कि यह कारवां कैसे बढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाया गया है। सर, आपका क्या नाम है? मैं अभिषेक रंजन जी मैं सम्राट अशोक क्लब का प्रदेश प्रवक्ता हूं। जी जी। और जहां तक रही बात इस कारवां की, तो इस संगठन का निर्माण सन 1996 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक जमानिया जगह से हुई थी। वहाँ एक सुभाष मौर्य नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की। और शुरुआत की बात ये रही कि जब इतिहास में हम जाते हैं तो गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की जो गरिमा की बात है, गौरव गरिमा की बात है, वो गौतम बुद्ध हुए जिनके कारण भारत विश्व गुरु कहा गया, और सम्राट अशोक जिनके कारण भारत को विश्व विजेता की उपाधि मिली। और आज भी हम शान से गाना गाते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये अशोक कहीं ना कहीं इसमें अशोक का जो कार्यकृति है उसमें समाहित है और उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। प्रतिवर्ष विजयदशमी के दिन विजय धम्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका ऐतिहासिक जानकारी ये है कि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद से उन्होंने वहाँ के रक्तपात और विध्वंसक सीन को देख करके उनका हृदय परिवर्तित हुआ था और वो नीति बनाए थे कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा और धम्म के बल पर, विचारों के बल पर शासन करूंगा। और ऐसा उन्होंने किया और भारत की सीमा को बृहद से बृहत्तर बनाने का काम किया। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल ये विजय धम्म दिवस को मनाते हैं। और सिर्फ यहाँ रामपुर बैना में ही नहीं, वो बिहार के, भारत के विभिन्न जगहों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही हैं और सैकड़ों लोग हमारे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में अभी यहाँ रामपुर बैना का जो कार्यक्रम है, वहाँ पटना PMCH के ENT के पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, जिन्होंने इस विषय पर विचार दिया। और प्रसिद्ध पुरातात्विक इतिहासकार राजीव पटेल जी भी उपस्थित थे, जो इस कार्यक्रम पर फोकस किए थे। मेरा नाम हुआ भीष्म कुमार और मैं सम्राट अशोक क्लब का वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जिस मानवता की बात भगवान बुद्ध ने किया, तथागत गौतम ने किया, जिस मानवता की बात उन्होंने किया और संपूर्ण विश्व को अपनी देशनाओं से मुग्ध कर दिया, उस विचार को फैलाने में बहुत बाधा नहीं आएगी। जब और तो और आज के विजय धम्म दिवस पे सम्राट अशोक ने तो उस समय में हमारा बहुत काम कर दिया। हम लोग तो बस उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और यह जो विचार है, यह जो मानवता का, भाईचारे का, इसको लागू करने में जब लोगों के बीच हम जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आप अपना इस भारत की मूल संस्कृति को पुनः हम लोग सहेज रहे हैं, संवार रहे हैं, आप आइए हमारा साथ दीजिए, तो बहुत हमें बाधा तो हो ही नहीं रही, बल्कि इतना प्रेम और स्नेह और श्रद्धा मिल रहा है, लोगों की निष्ठा हो रही है कि हम उससे बड़ा ही ऊर्जा, एक नई ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, पता नहीं उनका तो मनोबल और बढ़ रहा है। इसलिए बाधा तो आ नहीं रही, बल्कि हमारा मनोबल बढ़ रहा है और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और संपूर्ण बिहार नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में पुनः हम लोग इस विचारधारा को लाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम और जो अमन शांति की बात है पूरे विश्व में, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से पुनः बिहार की धरती से पुनः जाए और ये जागृत हो और सब जगह अमन शांति हो स्थापित। तो देखिए कैसे सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध का जो विचारधारा है वह आम जनमानस में फैलने लगा है। मेरा नाम बैजनाथ वर्मा जी और सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई अरवल के अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं ये बधाई दे दूँ कि आप लोग इतना तन्मयता के साथ और इस जगह तक खोजते पहुँच गए, इसलिए मीडिया वाले लोगों को भी
हम बधाई देते हैं कि उनके विचार को कहीं न कहीं आप लोग भी खोज रहे हैं कि ऐसे जनमानस जो पहले दे चुके हैं उनके विचार में आप भी हमारे साथ कहीं न कहीं पूरी तरह से सम्मिलित हैं। अब रह गया कि हमारा जो सम्राट अशोक महान का जो आज हम लोग जो धम्म विजय दिवस जो मनाते हैं, तो ये धम्म विजय दिवस है क्या और क्यों मनाते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो हमारा जो धम्म विजय दिवस है, जब सम्राट अशोक अपने जीवन काल में 37 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, उसमें 8 वर्ष जो उन्होंने राज्य किया था वो तलवार के बल पर किया था। और जब तलवार के बल पर उन्होंने काम किया और कलिंग का युद्ध जो उन्होंने जीता, और जब वहाँ पे रक्तपात बहुत ज़्यादा हुआ, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे अनाथ बच्चे हो गए, अनाथ महिलाएं हो गए, तो उन्हें हृदय विहीन हो गया। और जब हृदय विहीन हुआ तो उन्हें लगा कि अब इसके बल पे हम दुनिया पे राज करेंगे किस पे, जब हम सभी लोगों को मार ही देंगे तो फिर मेरा प्रजा कहाँ रहेगा। तो उसी टाइम में उन्होंने एक विचार आया, और विचार ये आया कि अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ, जो युद्ध कर रहा हूँ, अब हम तलवार के बल पे नहीं करेंगे। ये हम जो है बुद्ध के विचार जो दिया हुआ था, मानवतावादी जो विचार था, उस विचार पे उन्होंने अपना 29 वर्षों तक राज किया। और आज 29 वर्ष नहीं, उस समय से आज तक भी पूरे विश्व में चक्रवर्ती सम्राट यदि बने हैं तो वह सम्राट अशोक महान का ही एक नाम आता है। तो हम जो उनके विचार को लेके चले हैं, जो आज कहीं न कहीं किसी तथाकथित लोगों के द्वारा उस पर धूल रख दिया गया है, उसको हम लोग साफ करके उनके विचारों को हम पुनः फिर जो है इस भारत में जन जन तक पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक क्लब भारत, पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में हम लोग की ये संगठन काम करेगी और सभी लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक की जो शासन पद्धति थी उस पे हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, सम्राट अशोक की शासन पद्धति को समझने के लिए आज हमें वर्तमान भारत के संविधान को समझ लेना होगा। मैं ये कहूँ कि जो आज वर्तमान भारत का संविधान है वो सम्राट अशोक के शासन नीतियों पर आधारित संविधान है। और जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपने संविधान में, अपने शिलालेखों में प्रजा पर कैसे काम किया जाए, उन्होंने सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जैसा विचार, जैसा व्यवहार उन्होंने जनता से चाहा वैसा पहले खुद करके दिखाया और फिर इसको आदेश और अध्यादेश बना करके लोगों को लागू किया। तो सम्राट अशोक पहले खुद पर उसको लागू किया, फिर अन्यों पर लागू किया। और सम्राट अशोक का जो संविधान था, शासन प्रणाली थी, वो किसी लौकिक या दैवी शक्ति पर आधारित नहीं थी। ठीक उसी बात को आधार मान करके आज़ादी के बाद जो संविधान बना, तो संविधान निर्माताओं ने भी अपने संविधान में किसी दैवी शक्ति को जगह नहीं दिया और ये कहा कि ये भारत का जो संविधान है हम भारत के लोगों के द्वारा, भारत के जनता के लिए बना रहे हैं। और भारतीय संविधान किसी व्यक्ति विशेष के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो व्यक्ति उसके विचारों और उसके गरिमा के प्रति उत्तरदायी है। तो मैं ये कहूँ एक लाइन में समअप करते हुए कि सम्राट अशोक की जो शासन नीति थी उसी का एक कॉपी, एक जेरॉक्स कॉपी कहें, भारत का संविधान है और जिस पर भारत को संचालित किया जा रहा है। और भले दूसरी बात ये हो कि जो संविधान बना है उस समय सम्राट अशोक एक ऐसे संचालक थे कि बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शासक थे और अपने देश को बहुत ठीक ढंग से चला लिए। और आज एक लिखित संविधान है परंतु उसके संचालक स्वच्छ चरित्र वाले नहीं हैं, जिसके वजह से भारत की ये यूँ कहें कि दुर्दशा हो रही है, यानी अशांति का माहौल कायम हुआ है। तो हमें फिर से भारत में शांति की स्थापना करनी है और फिर से भारत को विश्व गुरु या विश्व विजेता बनाना है। तो निश्चित तौर पर गौतम बुद्ध के देशनाओं और सम्राट अशोक के शासन नीतियों को अपना करके ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किसान से लेकर के मजदूर और युवा सारे लोग त्राही कर रहे हैं कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। और देखिए, सम्राट अशोक की ये पहली नीति थी, उनके एक मैनिफेस्टो कहा जाए, मैनिफेस्टो में ही था कि इस कदर शासन किया जाए कि जनता खुशहाल रहे। वो एक चर्चा आती है कि जैसे आज भी हमारे वक्ता लोग जीएसटी पर बात कर रहे थे, टैक्स की बात कर रहे थे, तो सम्राट अशोक के काल में एक ऐसी समस्या आई थी कि वहाँ
वो ये बताया गया कि कुछ लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए, राजकीय कोष को बढ़ाने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाए। तो तुरंत सम्राट अशोक ने इसका विरोध किया और बोला कि नहीं, टैक्स बढ़ाने से जनता में फिर असंतोष की भावना आएगी और हमारे प्रति मतलब कि शासकों के प्रति एक असंतोष की भावना होगी। इसलिए निदान स्वरूप उन्होंने कहा कि टैक्स का अमाउंट न बढ़ा करके टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाई जाए और टैक्स को कम कर दी जाए। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। टैक्स देने वालों की संख्या भी हमें लगता है कि कम होते जा रही है। कुछ आम लोग ही टैक्स दे पा रहे हैं, साधारण लोग ही टैक्स बात दे रहे हैं और जो पूंजीपति टाइप के लोग हैं वो टैक्स से वंचित होते जा रहे हैं और टैक्स जो बढ़ते जा रहा है। जैसे भी हमारे वक्ताओं ने बताया कि डीजल पेट्रोल पर कैसे टैक्स बढ़ाए जाते हैं। किसान के खेती पर अभी आंकड़ा आया, किसान मंच से लोग आए थे कि हमारी लागत कितनी है, हमारी आय कितनी है और हमें क्या भाव निर्धारित किया जा रहा है। तो इस तरह से सम्राट अशोक के शासन नीतियों को हम लागू करके सबको खुशहाल बना सकते हैं, चाहे वो युवा हो या फिर किसान हो। सम्राट अशोक का अपने वंशजों के लिए, अपने पत्र प्रपत्रों के लिए क्या संदेश था, ये जानना। वो अपने वंशजों के लिए बहुत सारे संविधान अपने शिलालेखों पर लिखवाए थे, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण जो शिलालेख लिखवाए थे अपने लोगों के लिए कि वो लिखे थे, वो पाली भाषा में है कि अय मेरे पुत्रों और परपत्रों, आप महास्थवीर और शासक बनो। और इसका मतलब वो पहले अपने लोगों को ये बताए थे कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानवता का पाठ पढ़ाओ, मतलब आदमी के दिलों पर राज करो। और जब दिल पर राज करने लगोगे, वैचारिक परिवर्तन कर लोगे, उसको बिना किसी भय के कारण जब अपने आप में विश्वास पात्र बना लोगे तो तुमको शासक बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप शासक बन जाओगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।